नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों पर सियासत। देश में कोरोना महामारी सबसे बड़ा संकट बन चुका है। तेजी से बढ़ता आंकड़ा धीरे धीरे सबको डरा रहा है। 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए उससे अब डर लगने लगा है। अगर हालात बिगड़े तो क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। मजदूरों पर अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मन को विचलित कर देने वाली है और आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो हमारे पास ना तो इतने डॉक्टर हैं ना इतने अस्पताल हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन सवाल यह भी है कि इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि संख्या 67,325 भी क्रॉस कर चुकी है और कितनी रफ्तार से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। इस वायरस की रफ्तार इतनी तेज है कि हर एक घंटे में कई नए केस सामने आ रहे हैं, जो राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें कि आज 3 बजे बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इसी के साथ ही तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बातचीत होगी, यह मीटिंग होनी है और लॉकडाउन को लेकर आगे क्या कोई डिसीजन लिया जाएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो खत्म होने वाली है। 17 तारीख यानी कि आज 11 हो चुकी है, बहुत कम समय अब बचा है। लॉकडाउन ऐसी स्थिति में खुलता है तो आने वाले वक्त में स्थितियां कंट्रोल हो पाएंगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक भी होनी है, उसमें आगे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन राजनीति हावी है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का स्टेटमेंट सामने आया, जहां पर सीधा सीधा उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आइए सुन लेते हैं। 63,000 से पार आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना के केसेस का, और उसमें 22,000 अकेले महाराष्ट्र से हैं। और अगर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात को मिला लिया जाए तो टोटल के लगभग आधे केसेस इन 3 स्टेट्स के हैं। तो प्रमुखता से इनमें क्या चर्चा है, क्या इसमें सहायता दी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे, तो उसके बारे में एक प्रायोरिटी करें कि वहाँ पर क्या समस्या। मैं समझ सकता हूँ कि गृह मंत्री जी ने एम्स के डायरेक्टर को अहमदाबाद भेजा कि गुजरात में कुछ नियंत्रण के बाहर स्थिति हो रही है, तो वहाँ जाके देखिए। उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के सुझाव अन्य प्रदेश भी लागू करें। और वेस्ट बंगाल, जो कि अपने मन से ही सब कुछ चलाते हैं, जो सुझाव दिए जाएं उनको मानने को वो तैयार नहीं रहती, उनको भी समझना चाहिए कि आर्थिक ये राष्ट्रीय संकट है और राष्ट्रीय संकट में सभी के सहयोग से सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें, तभी संभव होगा। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के इस जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको एक नई दिशा मिलेगी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के बारे में। आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको ओपन अप करने के बारे में आगे ठीक रहेगा। देखिए, आर्थिक गतिविधियां ओपन अप करने के बारे में रेलवे से संभवतः शुरुआत हुई है, जो कि 15 पेयर 15 जोड़ी ट्रेन का चालू करेंगे प्रथम चरण में, और ऑनलाइन बुकिंग भी की है। और रेल मंत्री जी ने कहा है कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन वो 300 ट्रेन वो पर डे चला सकते हैं। और ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुख्य बात जो इस गरीबों के आर्थिक संकट में रेलवे और भारत सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, और उनकी हील हवाला और ढीलम ढाल नीति को देखते हुए लोग बाग बगैर इंतज़ार रेल का किए हुए, बगैर इंतज़ार बस का किए हुए पैदल ही चले रहे हैं, जिससे औरंगाबाद की घटना हुई, फिर नरसिंहगढ़ की घटना हुई, लखनऊ में जो जा रहे थे उनको पीछे से ट्रक ने तो बहुत लोगों की मौत भी हुई है। तो उस सब के लिए कौन दोषी है? स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को सीधे सीधे रेलवे को मुफ्त सेवा देते हुए श्रमिकों को अपने स्थान पर पहुंचाने की
दायित्व था, जिम्मेवारी थी, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुए। तो ये पीएल पुनिया को आपने सुना। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का स्टेटमेंट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है, लॉकडाउन के चलते बहुत नुकसान हुआ है और भारत सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुन लेते हैं। कोविड-19 का आंकड़ा 65,000 पार कर चुका है और 50,000 से 60,000 केस पहुंचने में 2 दिन भी नहीं लगे। और दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई है। लॉकडाउन के हर दिन का नुकसान 30,000 करोड़ है। इसका मतलब पिछले 50 दिन में 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और भारत का जो कुल बजट है केंद्र सरकार का, वो 30 लाख करोड़ है। ऐसी परिस्थिति में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारत के संदर्भ में और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो लॉकडाउन है ये कोई रचनात्मक रणनीति नहीं है। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं तो लॉकडाउन से हमें स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या पिछले 50 दिन में हमारे अस्पतालों की क्षमता इतनी बढ़ पाई है कि अगर सीरियस केसेस, गंभीर केसेस अस्पताल जाते हैं तो उनको सही चिकित्सा मिल सके। तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है, जहां पर सीधा सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधा है कि जो वर्तमान में हालात बने हैं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन वहीं बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो का स्टेटमेंट भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा है, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आइए सुन लेते हैं। देखिए सीनियर लीडर है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। बिना सबूत के, बिना डॉक्यूमेंट्स के वो कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। और ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ममता बनर्जी आसानी से या जितने जल्दी डिसीजन लेके माइग्रेंट लेबरर्स की तकलीफ़ें कम कर सकती है, वो उन्होंने किया नहीं है। अब अच्छा डिसीजन वो होता है जो सही वक्त पे लिया जाता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही वक्त पे लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, जिसके लिए पूरी दुनिया में उसका सराहना हुई है। अब ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है ना कि अमित शाह जी सुबह लेटर लिखें कि आप 8 ट्रेन को आप मंजूरी नहीं दे रही है, ज़रूर इस पे काम करिए। सुबह लेटर लिखती है और 1 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल उसको मंजूरी दे देती है। और अभी जो 60 ट्रेन की बात की है, दीदी ने कहा था कि 30,000 लेबरर्स को हम घर लेके आएंगे। अभी अगर 8 ट्रेन का उन्होंने परमिशन दिया है, 10 ट्रेन का परमिशन दिया है, तो मुश्किल से ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके मुश्किल से 10,500 लोग कलकत्ता पहुँच पाएंगे। अब कलकत्ता के बाहर जो लोग हैं, बंगाल के लोग जो बाहर है, उनका बंगाल में वापस आना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि बाहर के जो लोग बंगाल में काम कर रहे हैं उनका बंगाल से दूसरी जगह पे जाना। जो हेल्पलाइन नंबर्स बंगाल गवर्नमेंट ने किया है, मैं मानता हूं कि हेल्पलाइन नंबर्स कोई भी सरकार का हो, सेंट्रल का हो, कोई भी और सरकार का हो, वो कई बार बहुत सारे हज़ारों कॉल साथ में जाने की वजह से वो कुछ समय कभी कभी मैल फंक्शन करता है। लेकिन बंगाल का जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो कई दिनों तक, कई आवर्स तक वो काम नहीं करता है, कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो चलिए वहीं बीजेपी नेता राम कृपाल का स्टेटमेंट भी सुन लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। थोड़ी चिंता का विषय है कि प्रवासी मजदूर जब विभिन्न राज्यों से बिहार में जा रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर अब तक के हिसाब से जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो एक चिंताजनक स्थिति हो गई है। सरकार वहाँ सतर्क है और बहुत निगरानी रख रही है और उसकी व्यवस्था कर रही है और चिंता का विषय है। बंगाल की सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, केंद्र के साथ या दूसरे राज्यों के साथ कोई तालमेल नहीं है। वहाँ की शासन व्यवस्था पता नहीं क्या सोच रही है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ की सरकार को भी फंसे हुए जो मजदूर प्रवासी हैं या अन्य दूसरे कामकाजी लोग गए हैं, पर्यटन के लिए गए हैं,
उन सब पर विचार करना चाहिए और सारे जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय का उसको फॉलो करते हुए उनको भेजने का उपाय करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह के हालात अभी वर्तमान में बने हुए हैं वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ना सिर्फ मरीजों की संख्या बल्कि मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में लॉकडाउन की डेट बहुत नजदीक आ रही है। हालांकि 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री हैं उनसे वो फीडबैक लेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान स्थितियां कितनी संभली है, उसके बाद ही आगे रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी 3 बजे पर सबकी नजरें टिकी है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। और चंडीगढ़ से कॉलर है हमारे साथ जगदीश सिंह है। जगदीश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन किया हुआ है सरकार ने, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा तो मैं नहीं देख रहा हूँ। लॉकडाउन के बावजूद जब ये स्थिति चल रही है, केसें बढ़ते जा रहे हैं और जब खुलेगा, थोड़ी छूट दी जाएगी तब तो और ही ज्यादा बढ़ेगा। क्या भी समझ है, हमारे समझ से तो यही लग रहा है। बिल्कुल जगदीश जी, लेकिन अगर लॉकडाउन की हम बात करें शुरू से लेकर, अगर हम लॉकडाउन 2 की बात करें तो वहां तक स्थितियां बहुत हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन जब लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई और ये रियायत लोगों को मिली है, फिर चाहे वाइन शॉप की बात करें, राशन की दुकान की बात करें या छोटे मोटे कारोबार जो खुले हैं, उसके बाद ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, भीड़ बढ़ रही है ना। लोग एक तो घरों में कैद हैं और एकाएक निकल रहे हैं, सोच रहे हैं कितना सामान हम ले करके कितना करके जल्दी से जल्दी रख लें यार। लोगों में जल्दी पड़ा हुआ है, या दारू का दुकान खोलिए या कुछ भी, सारे जगह लोगों की भीड़ें पड़ रही हैं। और ऐसे में जो एकाएक लॉकडाउन के बाद बाहर तो निकलेंगे ही लोग सड़क पर तेजी से। लेकिन जगदीश जी, सवाल ये भी है कि कब तक लोग घरों में बैठे रहेंगे। आलम ये हो चुका है कि कामकाज अगर लंबे समय तक ठप रहा तो भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, ये भी बात है। इसके लिए हमारे समझ से सरकार को एक योजना तैयार करना चाहिए और लोगों को ऐसे ढंग से कम कुछ सहायता देकर खाने पीने का, या तो डिलीवरी के जरिए या किसी ऐसे व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे आम जनता तक पहुंचे और अभी इससे बचा जाए। मेरी समझ से तो यही बहुत जी, आपको लगता है कि जिस समस्या के समाधान की आप बात कर रहे हैं कि लोगों के घरों तक राशन पहुंचे, किसी को कोई समस्या ना हो, अब तक लगा है आपको कि धरातल पर ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं? अगर ये शुरुआत से मजदूरों के बारे में सोचा होता सरकार ने, फिर चाहे वो कोई भी किसी भी राज्य की सरकार हो, तो ये नौबत नहीं आती कि मजदूर पैदल चलकर ही प्लान करने के लिए मजबूर हो जाते। और जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, लखनऊ में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, उसके बाद से तो स्थितियां और ज्यादा डराने वाली हैं। नहीं, इसमें तो सरकार की भी कमी है। बिल्कुल, सरकार लेट जागी है। यही काम शुरू से ही इनको करना चाहिए था। जो मजदूर फंसे, कम से कम जो आज ट्रेनें चला रहे हैं, ये ट्रेनें इनको पहले ही चला करके वहाँ गांव या जहाँ भी दूर दराज के लोग थे उनको भेजने का व्यवस्था करना चाहिए। वहाँ जाके लोग भीड़ भाड़ से बचे होते, गाँव देहात में जाके बचे होते। लेकिन जगदीश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी गाइडलाइन जारी हुई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि कोई भी मजदूर ना तो वो सड़कों पर नजर आए, ना ही वो ट्रैक पर नजर आए, राज्य सरकारों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो मजदूरों को रोके। आपको लगता है कि मजदूरों को रोकना, मजदूरों को एक जगह कैद करके रखना समस्या का समाधान हो सकता है? मेरे समझ से तो सर नहीं हो सकता। कैसे कितना दिन रोकेंगे उनको? उनकी व्यवस्था भी तो उचित नहीं हो पा रही है। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे लेकर के, सामान लेकर के, सरकार भी कह रही है कुछ, कर रही है कुछ। अभी टीवी पे मैं देख रहा था, केजरीवाल सरकार मौत के आंकड़ों को भी छिपाया जा रहा है, इसमें भी राजनीति हो रही है। हॉस्पिटल से मौत हो रहा है 20 ठो, वहां दिखा रहे हैं 4 ठो, कहीं हो रहा है 40 ठो, वहां दिखा रहे हैं 10 ठो। ऐसे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं सर। और बिल्कुल, चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से एक कॉलर हैं, संदीप तिवारी हैं फोन लाइन पर। संदीप, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार संदीप, रखिए अपनी राय। सर, लॉकडाउन के पीछे जो राजनीति हो रही है, इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि जो राजनीति लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ इन्हें सरकार का फर्ज नहीं बनता कि लोगों को बचाए, सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फंडिंग आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, सरकार के पास जो पैसा है, वो हर पार्टी को दिया जाए खर्च करने के लिए, ताकि लोगों की मदद हो सके। तो क्योंकि हर जगह सरकार बीजेपी की नहीं है, या हर जगह वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जिस पार्टी के लोग वहाँ मौजूद हैं, नेता हैं या जो भी है, तो उनको पैसा मिलना चाहिए खर्चा करने के लिए, इससे ज्यादा फायदा होगा। नहीं संदीप, आपको लगता है कि जिन पार्टियों की विचारधारा नहीं मिलती वो मिल बैठकर काम करेंगे, और आप पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, गरीबों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है, अब पार्टियों को अगर वो पैसा बांट दिया जाएगा तो वो गरीबों तक पहुंचेगा?
तो सबसे बड़ी दिक्कत तो सर यही आ रही है देश के अंदर कि जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, राजनीति हो रही है उस पे। ये चाहे नहीं संदीप, ये तस्वीरें तो हम शुरुआत से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टी किसी गरीबों को राशन वितरित कर रही है तो बकायदा उस मंत्री, उस नेता का टैग लगा है, उस पार्टी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया हुआ है, और एक को अगर राशन दिया जा रहा है तो कम से कम हजारों तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं उसके साथ। सर वही तो बता रहे हैं सर, राशन नहीं दिया जा रहा है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, अपना प्रचार कर रहे हैं लोग, इसी बहाने अपना प्रचार कर ले रहे हैं। 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हम 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब बढ़ा चढ़ा के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कुछ नहीं रखा के और राजनीति कर रहे हैं, और चाहे जो भी पार्टी हो जी। लेकिन संदीप, आपको क्या लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि धरातल की तस्वीरें भी सामने आए? क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो धरातल पर तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे फाइलों में मेंशन हो जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें ये हैं कि आज भी मजदूरों के घरों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। आलम ये हो चुका है कि 2 वक्त की रोटी के चलते अब वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं और पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। सर बीजेपी की जो सरकार है सिर्फ कागजों पे करती है, जो भी करती है सर कागजों पे होता है, धरातल पे बहुत कम ही उतरता है। अगर ये 100% का दावा करते हैं तो उसमें से मुश्किल से 20% ही काम होता है, बाकी कुछ नहीं होता, सारी चीजें कागजों पे ही मेंशन रहती हैं। नहीं संदीप, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इस आपदा के लिए, इस महामारी के लिए हम किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हालांकि सरकार के कामकाज को लेकर सवाल जरूर उठा सकते हैं कि अगर सरकार वक्त रहते गंभीरता से इस बारे में सोचती तो काफी हद तक यह आंकड़ा कम हो सकता था। मजदूरों को अगर पहले छोड़ने के लिए ट्रेनें चलाई होती, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका होगा, ऑनलाइन वो बुकिंग करेंगे, उसके बाद कल से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर सरकार ये सब कुछ पहले सोचती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। हाँ सर बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इस पे जो राजनीति की जा रही है ये भी तो गलत है ना सर। जो राजनीति नहीं संदीप, आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब सरकार पर एक प्रेशर है, एक दबाव है? क्योंकि अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठा रहे हैं। हमने अभी मनीष तिवारी को भी सुना जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है, इस हालात को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से फेल है। एक दबाव, एक प्रेशर अब सरकार के ऊपर बनता नजर आ रहा है, जिस वजह से एक्शन लिया गया कि अब ट्रेनें चलाई जा रही हैं, श्रमिक ट्रेनें। सर आंकड़े जो बढ़े हैं तो ये सर पिछले महीने से बढ़े हैं, इससे पहले आंकड़े कंट्रोल में चल रहे थे, लग रहा था कि स्थिति भारत की ठीक रहेगी। ठीक है, लेकिन तब सरकार के ऊपर आरोप लगे, जब मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया था तो उस पे कह रहे हैं कितना खर्चा हुआ, राहुल गांधी का ट्वीट आता है और वो लाइव भी करते हैं कि हमें इसकी डिटेल चाहिए, कितना खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हो रही है गलत हो रही है। ये तो नहीं संदीप, लेकिन ये भी सोचिए ना कि जो वो अमाउंट इकट्ठा हुआ है, जो आप केयर फंड की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट भी सामने आया था कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो भरपूर राशन का स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि आयात निर्यात नहीं हो रहा है, सीमाएं पूरी तरह से सील हैं। लेकिन धरातल पर अब तस्वीरें ऐसी सामने आएंगी तो फिर कैसे यकीन कर लें कि कहते कुछ और हैं लेकिन धरातल पर तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट हैं। सर सबसे बड़ी समस्या तो देश के अंदर यही चल रही है कि वो कुछ और कर रहे हैं, दिन धरातल पे कुछ और देख रहा है, मजदूर मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा खाने को, सब दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। बिल्कुल संदीप, लेकिन जो गाइडलाइन अब जारी की गई है तमाम राज्य सरकारों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से कि कोई भी मजदूर सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए, ट्रैक पर नजर नहीं आना चाहिए, राज्य सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको रोके। अगर उनको रोका जा रहा है तो उनके लिए उचित प्रबंध करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप किसी मजदूर को किसी कमरे में बंद नहीं कर सकते, अगर वो कमरे में बंद है तो वो भूखा मर जाएगा। ये सरकार को सोचना होगा कि शायद 2 वक्त की रोटी के लिए ही वो घर से निकला है, वरना ऐसी स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि वो 700, 800 या हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे। सर बिल्कुल भूखा मर जाएगा, कमरे के अंदर अगर बंद होगा तो मर जाएगा भूखा। लेकिन जो गाइडलाइन जारी हुई सरकार की तरफ से वो सिर्फ कागजों पे रह जाएगी। हम आज भी देखे हैं सर कि रेलवे ट्रैक पे आसपास उसके मजदूर निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं सर, कुछ होने वाला नहीं। जब तक सरकार का जो नियम है जब तक सही से पालन नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सही से पालन करे, ना कि अपनी जेब भरे। इसमें ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सिर्फ जेब भर रहे हैं, अपनी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं राजधानी लखनऊ की बात करता हूँ, वहाँ पे ऐसे मजदूर फंसे हुए हैं जो घर नहीं जा पा रहे हैं अभी, जबकि वहाँ सीएम योगी की सरकार है वहाँ पे, लेकिन तब भी वही दिक्कत आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश में भी वही हालात है, मध्य प्रदेश में वही हालात हैं, हर जगह सब दिक्कत है। सिर्फ सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है और वो कागजों पे रह जा रही है, धरातल पे नहीं उतर पा रही है। जी। लेकिन संदीप, वर्तमान के हालात देखकर तो अब ये लगता है कि सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। हालांकि 3 बजे मीटिंग होनी है, मीटिंग में क्या कुछ होगा, क्योंकि लॉकडाउन की डेट बहुत नजदीक आ रही है। 17 तारीख का जो जिक्र किया गया था आज 11 हो चुकी है, बहुत कम टाइम अब बचा है। आपको लगता है कि लॉकडाउन के दौरान वाकई हमने जो ये वायरस था उसको कंट्रोल किया है, अब हालात सुधरे हैं? क्योंकि अगर लॉकडाउन खुलता है आने वाले वक्त में तो स्थितियां तो अभी भी बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, और इस लॉकडाउन 3 में जो रियायत दी गई है उसके बाद से तो और ज्यादा ये आंकड़े बढ़े हैं। यानी कि आने वाले वक्त में हम या तो संकट के लिए तैयार रहें या फिर हम इस वायरस के साथ जीना सीख लें। सर स्टार्टिंग में जब दूसरे चरण में लॉकडाउन बढ़ाया गया था तब स्थिति कंट्रोल में थी,
जी। उसके बाद आंकड़े अचानक से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर ऐसे ही आंकड़े बढ़े ना सर, तो ये इसी हफ्ते 1 लाख के ऊपर निकल जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जी, तो जी। इसलिए अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया था तो उसको सख्ती से पालन कराया जाता, मजदूरों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती, वहाँ प्रशासन से बात की जाती, और ये नहीं कि उनको छूट दे दी जाए। जैसे दुकानें खुल रही हैं अभी, जी। तो दुकानें थोड़ा और नहीं खुलती, लेकिन बिल्कुल दुकानें संदीप, खुलने- कहीं ना कहीं तालमेल की भी कमी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल के बीच। जिस तरीके की गलतफहमियां सामने आई हैं कि वहां से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, राज्य सरकारों ने फॉलो नहीं किया, उसके बाद से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। सुखदेव हैं पंचकुला से। सुखदेव जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप इतने दिनों से दिखा रहे हैं कि ये मजदूर बेचारे छोटे छोटे बच्चों को लेके भूखे प्यासे सड़कों पे निकले हुए हैं, जी जी। सड़कों पे निकले हुए हैं, और 15-15 दिन के, 17-17 दिन के बच्चों को लेके फीमेल 100 किलोमीटर से ज्यादा चल रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, ये इसमें कहाँ सोए हुए हैं, वो इनके प्रति कुछ नहीं कर रहे। सुखदेव, लेकिन तमाम संस्थाएं, हमने देखा था कि शुरुआत में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस वक्त तमाम संगठन, तमाम सामाजिक संगठन, लोग सामने आए थे, लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन अब सबके हालात बुरे हो चुके हैं, कमाई का जरिया खत्म हो चुका है, क्योंकि 40-45 दिन ये क्रॉस हो चुके हैं जब कामकाज पूरी तरह से चौपट है। आपको लगता है कि कोई इंसान अब सक्षम होगा कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी पेट भर सके? नहीं, हेलो जी सुखदेव जी, आपकी आवाज आ रही है? सर, जो ये कमीशंस हैं, कम से कम जो लोग बिल्कुल बुरी तरह से दुखी हैं, उनका तो संज्ञान ले ही सकता है ना। उनमें तो गवर्नमेंट को गाइड कर सकता है, अभी इनके लिए तो कुछ करो आप। अब 16 दिन का बेबी, 17 दिन का बेबी, एक लेडी लेके 100 किलोमीटर क्रॉस कर रही है, कम से कम उसके लिए तो कुछ करा जा सकता है। बिल्कुल, यही दुर्भाग्य है सुखदेव की जो कागजों में बहुत लंबे चौड़ी दावे लिखे जाते हैं, बहुत चीजें मेंशन होती है, लेकिन धरातल पर वो सब कुछ नजर नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। गणपत राय हैं चंदौली से इस वक्त फोन लाइन पर। गणपत राय जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग पहुंचाने के मजदूरों के बारे में कम, अपनी राजनीतिक रोटी ज्यादा सेकने में मशगूल दिख रहे हैं जी। सारी पार्टियों का अभी देख रहे हैं, प्रवक्ता बैठते हैं, अजय आलोक हैं, चाहे वो कोई राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस और भाजपा, चाहे जदयू के जितने भी हैं लोग, सारे लोग अपने श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। लेकिन गणपत राय जी, आपको लगता है कि जिन मजदूरों के बारे में सरकार अब सोच रही है, अब ट्रेनें चलाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी और जिसका टिकट कंफर्म होगा वही यात्रा कर पाएगा। अगर सरकार ये सब कुछ पहले से सोचती, ना तो मजदूर ट्रेन के नीचे आते, ना मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर होते। बिल्कुल सर, एकदम 100% आप सही बोल रहे हैं। ये चीज पहले से ही सरकार ने अगर ये प्लान बनाया होता तो आज जितनी मौतें हुई हैं, जितनी दुर्दशा हुई है लोगों की, जितनी परेशानियां बढ़ी हैं, सारा कुछ जो है मैनेज हो गया होता, इतनी दिक्कत नहीं आई होती। लेकिन गणपत राय जी, देखिए ना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भारतीय विदेशों में फंसे हैं उनके लिए बाकायदा एयर इंडिया की फ्लाइट वहां पर जाकर उनको वापस लेकर आती है, लेकिन जो मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, बहुत मासूम बच्चे उनके साथ हैं, बुजुर्ग तक हैं, उनकी नजर, सरकार की नजर नहीं पड़ी उन पर। सरकार ने नहीं देखा कि उनके पांव में छाले पड़ गए हैं, कितना लंबा सफर वो तय कर रहे हैं। उनके बारे में अब ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब सरकार पर प्रेशर हुआ, दबाव बना, अब सरकार सुध ले रही है उनकी। उससे पहले सरकार ने इनकी बिल्कुल भी मांगों को ध्यान नहीं दिया, और अभी भी यह कहा जा रहा है कि इनको रोकिए, ये अपने घरों से ना निकले, इनको रोकिए, ना तो ये सड़क पर नजर आने चाहिए, ना ये ट्रैक पर नजर आने चाहिए। उसके भी कारण है, देखिए, आम मजदूर को मेहनत तो मजदूर इन्हीं के बल पे, सरकार भी आगे बढ़ रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है जी। लेकिन हमारी सरकार जो है इनके प्रति कम गंभीर है, और उनके प्रति इसलिए गंभीर है कि उनको जो है उनसे पैसा ज्यादा मिलता है, चंदा ज्यादा मिलता है। आज हमारी देखिए जो सरकारी संस्थाएं हैं, BSNL हुआ, सरकारी स्कूल को लीजिए, चाहे कोई सरकारी संपदा, दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। और जितने रिलायंस हो, जियो हो, चाहे कोई भी 10 नंबर से 1 नंबर पर आ रहे हैं, चाहे हर चीज इनकी अभी देख रहे हैं, फेसबुक से टाइप हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इन लोगों का मतलब सारा कुछ बढ़ रहा है। आम जनता, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, हमारे समझ से कहने के लिए इनके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इनके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं है सरकार द्वारा। बिल्कुल, और आज ये तस्वीरें बयां भी कर रही हैं। चलिए गणपत राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है हमारे साथ सौरभ अरोड़ा है बरेली से। सौरभ, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर बताइए। सौरभ, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो आपकी जो न्यूज आ रही है इसमें प्रॉब्लम क्या है?
अगर आप मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में बता दें तो शायद मैं कुछ सुझाव उसके बारे में सोच आप इस सकूं, वक्त आपको बता एएनबी सकूं। न्यूज देख रहे हैं? जी सर, एएनबी न्यूज लगी हुई है जी, तो सौरभ हम उसमें जी यही सर। दिखा रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर अब सियासत शुरू हो चुकी है, यानी कि राजनीति शुरू हो चुकी है। इन मजदूरों की मदद करने की बजाय अब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा कदम उठाती तो ऐसी स्थिति नहीं होती, अगर हमको मौका मिलता तो हम अच्छा करते। जी हम्म, सर, ये बताइए इसमें क्या कहते हैं, मजदूरों के सामने जो समस्या इस समय क्या घर नहीं पहुंचने की है या रहने की या खाने पीने की क्या समस्या है? सौरभ आप मुझे लगता है शायद आप अपडेट नहीं रहते, क्योंकि लंबे समय से मजदूरों को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है? चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक कॉलर है मदन लाल है लुधियाना से। मदन लाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, मैं एक बेनती कर रहा है, एक अपना बुढ़ापा ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ जी। हाँ जी, मैं ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी जी, चलिए मदन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार जिस तरह से मजदूरों को लेकर अब राजनीति हो रही है और तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि 3 बजे मीटिंग होनी है, सबकी निगाहें उस मीटिंग पर टिकी हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन में बहुत भारी नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लेकिन सरकारों की तरफ से जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं राजस्व बढ़ाने के लिए, उससे सीधा सीधा आम इंसान पिछतावा नजर आ रहा है, क्योंकि इन मजदूरों को लेकर सरकार की गंभीरता क्या है, यह तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। अगर सरकार गंभीर होती तो आज ये हादसे कि ये मजदूर या तो ट्रकों में बैठकर रवाना हो रहे हैं या फिर ये ट्रैक में सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं और एक ट्रेन आती है इनको कुचलती भी आगे चली जाती है। एक कॉलर है सुखवीर सिंह है इस वक्त गुरदासपुर से। सुखवीर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकारों को अपनी जेब भरने के लिए शराब के ठेके खोलने जरूरी हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाने जरूरी हैं, बट इन लोगों के खाने की व्यवस्था कोई नहीं करना चाहता है। जी, लेकिन सुखवीर जी, ये बात बार बार आती है कि हमारे पास तो बहुत भरपूर भंडार है, हमारे पास राशन का भरपूर स्टॉक है, डरने की जरूरत नहीं है, घर घर तक राशन पहुंचेगा। आपको लगता है कि अगर इन मजदूरों के घर घर तक राशन पहुंचता तो ना तो ये ट्रैक पर सोते, ना ये पैदल चलने के लिए मजबूर होते? अगर इन्हें घर पे ही खाना मिले तो इनको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही लोग यहाँ पे खाना कमाने के लिए तो आए हैं। नहीं सुखवीर जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा था ना कि ये तो जानबूझकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, और वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी जब ट्रैक पर रोटी के टुकड़े पड़े थे, यानी कि वो सीधा सीधा एक सबूत थे भूखमरी के, एक सबूत थे उस भूख के। हालांकि वो मजदूर तो जिंदा नहीं है, लेकिन वो भूख के सबूत वो पीछे छोड़ गए, जो ये बता रहे थे कि यही 2 वक्त की रोटी थी जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर पीएफ फंड में पैसे भी जमा हो रहे हैं तो सरकार कहीं नहीं बता रही है कि उसको कहाँ यूज किया जा रहा है या उसको हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। जी, इन लोगों के पास कोई बिल्कुल। सुखवीर जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो आप कदम उठाया है सरकार ने कि आज 4 बजे के बाद से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी ट्रेनों की, और उसके बाद कल से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी, हालांकि एक ही रूट पर ये ट्रेनें चलेंगी, 15-15 ट्रेनों का ये जिक्र हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने अब जो ट्रेनों को लेकर कदम उठाया है ये वाकई काबिले तारीफ कदम है, या फिर वाकई सरकार को पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था? फिजिकल रिलेशन साथ में रहता है, हमेशा ट्रेन में एक से दूसरे के साथ आदमी जुड़ा रहता है, उसके बीच में तो बीमारी ज्यादा ही फैलेगी। कोई रीजन नहीं है कि इसमें कोई कम हो जाएगी, इजाफा होने का मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए सुखवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। विजेंद्र कुमार हैं इस वक्त सहारनपुर से। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार। सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैं आपकी न्यूज देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो है मजदूरों के बारे में बता रहे जो है। जी, शुक्रिया विजेंद्र कुमार। मजदूरों की आवाज नहीं उठाई जाए सर, इतनी परेशानी हो रही है जो है बेचारों को अपने घर जाने के लिए जो है। विजेंद्र कुमार जी, क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी, वो बड़े बड़े वादे मजदूरों को लेकर जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे, वो वाकई धरातल पर रंग ला भी रहे हैं या फिर सिर्फ हवा हवाई साबित हो रहे हैं? वो जो है कर रही सरकार जो है, वो मिल भी रहा, कहीं किसी को मिल नहीं रही जो है मदद जो है। चलिए विजेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें
तो प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, क्योंकि आवाज अगर डिले पहुंचेगी तो हमें मजबूर होकर आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दा है और आपकी राय बहुत जरूरी हो जाती है, तो प्लीज आप गंभीरता से लें। आपकी कोई भी राय, कोई भी सुझाव हो। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सबके सामने देश को रुला देने वाली ये तस्वीरें हैं, या फिर मैं साफ शब्दों में कहूं तो आज भारत का मजदूर रो रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पूजा है जलंधर से इस वक्त फोन लाइन पर। पूजा, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो पूजा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, असि यही गल करनी है कि हमें तो कहीं से राशन ही नहीं मिला। जी जी, नहीं टीवी पर दिखा रहे हैं यहाँ राशन मिला, यहाँ हमें तो कोई कहीं से भी नहीं मिला। नहीं पूजा जी, जहां आप रहते हैं फिलहाल वहां की स्थिति क्या कुछ है? क्या किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं? दुकानें खुली हैं? क्या कामकाज जो लोगों का ठप पड़ा था वो शुरू हो चुका है? नहीं, हमें कहीं से नहीं मिला। जी जी, नहीं लेकिन पूजा जी, आपको क्या लगता है कि पंजाब सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है लोगों के लिए, क्योंकि दावे तो और वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हर शख्स का ख्याल रखा जा रहा है, घर घर तक राशन पहुंच रहा है, मजदूरों के लिए सरकार गंभीर है, आपको लगता है कि पंजाब सरकार वाकई जिस तरह से दावे कर रही है वैसे धरातल पर वो नजर भी आ रही है? एक मिनट, आप मेरे पति से बात कीजिए। आप मेरे पति से जी चलिए पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो मजदूर हैं जो रोजी रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, लेकिन तमाम राज्यों की सरकारें कितनी गंभीर हैं ये तस्वीरें देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। गुड़गांव से कॉलर हैं अनुज कुमार हैं फोन लाइन पर। अनुज, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार सर, मैं अनुज बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी नमस्कार अनुज, रखिए अपनी राय। सर मेरी राय ये है कि सरकार ने दावे किए थे कि आप अगर ड्यूटी नहीं जा रहे हैं फिर भी आप घर में आपकी सैलरी आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जब ऐसे वादे किए थे फिर भी जो लोग घर पे बैठे हुए हैं आज के टाइम पे, उनको आधी सैलरी क्या, उनको कुछ मदद भी नहीं की जा रही है। और जो सरकार राशन की बात किया कि मैं घर घर राशन पहुंचाऊंगा, उसमें ऐसे दल्ले बैठे हुए हैं कि राशन आने के बाद भी वो अपने घर पे रख लेते हैं और जनता को नहीं बांटते हैं। मेरा यही संदेश है कि अगर वो भी रूटीन के हिसाब से लोगों को मिले तो भी घर से लोग ना जाएं अपने। अनुज, लेकिन जिस तरह से अब ये बात भी सामने आ रही है कि मजदूरों को बिल्कुल भी जाने ना दिया जाए, ना तो वो सड़क पर नजर आएंगे ना ही वो किसी ट्रैक पर नजर आएंगे, वो जाए उनको वहीं रोक दिया जाए, आपको लगता है कि सरकार अगर इस तरीके से कदम उठा रही है तो वाकई सरकार गंभीर है मजदूरों को लेकर? क्योंकि रोकने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक उनके घर में राशन नहीं पहुंचेगा। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बिहार से। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरे हिसाब से देखिए, जहां मजदूर थे मेरे समझ से तो सरकार व्यवस्था करती तो वहीं अच्छा था, इसलिए कि ट्रेनों में चलने के दौरान भीड़ भाड़ में चलना, रास्ते की परेशानी झेलना, और इसमें तो ज्यादा जितना बच के भीड़ से रहे उतना ही अच्छा है। जी जी, नहीं भूपेंद्र जी, आप बिहार से हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार अगर वहीं पर व्यवस्था करती तो बेहतर होता। आपको लगता है कि जो मजदूर अब पैदल सफर करने के लिए मजबूर हैं और हजारों किलोमीटर वो पैदल ही चल रहे हैं, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से वाकई मजदूरों को लेकर गंभीरता से विचार किया गया है, राशन उनके घर तक पहुंच रहा है? नहीं, मेरे समझ से तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो सर निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूँ कि वो जाते नहीं। वो अगर कोई परेशानी, बहुत गंभीर समस्या, परेशानी झेले हुए होंगे या कोई दिक्कत रही होगी तभी मजबूर हुए होंगे इतने दूर चलने के लिए। बिल्कुल भूपेंद्र राय जी, और सबसे अहम बात यह है कि आप खुद बिहार से हैं और आप इनकी मजबूरी को बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तमाम राज्यों में जो बिहार से लोग फंसे हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और यही वो लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि परिवार इनका दूर है, कामकाज बिल्कुल चौपट हो चुका है, खाने के लाले तक पड़ चुके हैं। आलम यह है कि वो उस राज्यों से बिहार तक पैदल सफर तय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में कौन चाहेगा, अगर किसी को 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो वो क्यों पैदल चलेगा? कोई नहीं चलेगा सर, कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर ढंग से किसी की व्यवस्था हो, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन ये सरकार कह रही है कुछ और कर रही है जी। फोटो सेशन का काम केवल हो रहा है, जहां 2-4-10 लोगों को दिखाया जा रहा है। कुछ मजदूर जो घर पे आ गए हैं वो भी बता रहे थे, बॉम्बे वगैरह में या उड़ीसा में थे, कि एक बार खाना लेने के बाद दोबारा खाना मांगने पर डांट देते थे पुलिस, एक बार बोल दे देते थे। बेचारे अब शांत क्या करें, आधे पेट खा खा करके बड़ी मुसीबत में बिताते थे। ये हालत है सरकार की। जी
लेकिन भूपेंद्र राय जी, जिस तरह से अब ये मजदूर हैं उनको जाने के लिए ये बात सामने आ रही कि स्पेशल ट्रेनें इनके लिए चलाई गई हैं, आपको लगता है कि सरकार अगर ये कदम पहले उठा लेती, मजदूरों के बारे में इतनी गंभीरता सरकार पहले दिखाती, फिर चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, तो आपको लगता है कि आज ये हालात हमें देखने को नहीं मिलते कि जो मजदूर हैं वो कई हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं? गई होती सरकार ने इस पर पहले ध्यान अगर दिया होता तो 100% इसमें से इतनी दिक्कत और परेशानी आज नहीं आई होती। आज जो लोगों को अब झेलने पड़ रहे हैं, मामूली कितने लोग, घटना हो गई औरंगाबाद की और कहाँ कितने मतलब बिल्कुल लखनऊ में भी ये मामला सामने आया है जहां पर एक ट्रक पलटा है और कई मजदूर उसकी चपेट में आए हैं। चलिए भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र सिंह हैं इंदौर से। जितेंद्र जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चाह रहा हूँ कि वहाँ स्थानीय सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये साइकिलें खरीद रहे हैं और साइकिलों के लिए इनके पैसा है। अगर उनको खाने का, राशन का व्यवस्था करती तो ये नई नई साइकिलें लेकर के भटकते नहीं सड़कों पे। और आज सरकार व्यवस्था कर रही है तो ये जहाँ की सरकारों ने इनको आने दिया, वहाँ पुलिस प्रशासन ने इनको रोकता, इनके रहने की, खाने की व्यवस्था कराया था, तो ये इस तरीके से नहीं भटकते। लेकिन जितेंद्र जी, यही तो दुर्भाग्य है कि जब किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो उस पर लाखों रुपए मुआवजा दिया जाता है, उससे पहले कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। हम देख रहे हैं कि जो विदेशों में फंसे हैं भारतीय, उनके लिए तो बाकायदा फ्लाइट जारी है एयर इंडिया की, हालांकि टिकट का पैसा वो खुद दे रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों के लिए सरकार ने बसें तक नहीं चलाई शुरुआत में, ना ही ट्रेन का इंतजाम किया, ना ही बसों का इंतजाम किया। जब प्रेशर हुआ, दबाव बना सरकार के ऊपर, तब जाकर ये स्पेशल ट्रेनें चली हैं। जी, आप अभी भी मौका था भाई, सभी सरकारें एक मत होकर के केंद्र सरकार को भी सुझाव देती कि हम हमारे राज्य से दूसरे राज्यों में समन्वय बना के और इस तरीके से हम भेजते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल, ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं तालमेल में भी कमी है कि जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी वो राज्य सरकारों ने फॉलो नहीं की है? जी, वो तो एक दूसरे की आलोचना में लगी हुई है सरकारें। वो कह रही कि आलोचना का शिकार आम इंसान, गरीब तबका और मजदूर हो रहे हैं और तस्वीरें सबके सामने। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। हरेंद्र हैं पटियाला से। हरेंद्र स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये सबसे बड़ा तबका है हमारे देश का, ये मजदूर लोग है ना, मेहनत करते हैं, भूखे फिर भी भूखे हैं, ठीक है, ये फ्री नहीं रहते। मैं दूसरे देशों की कंपैरिजन थोड़ा करना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऑफिस जो वर्क होता है ना, व्हाइट कॉलर जॉब जिसे बोलते हैं, उसमें तनख्वाह कम मिलती है। मजदूरी जिसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, उसमें तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, मिनिमम वेज सिस्टम होता है जो, ठीक है। हमारे यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, फिर भी उनका ये हाल है। तो पॉलिटिकल सिस्टम ये हमारे देश का जो है ये सारा ही गड़बड़ाया गया है, ठीक है। कोई भी पार्टी आए राज करने, कोई इनका नहीं सोचते हैं। और हमारे इस टाइम कमांडर इन चीफ जनाब ये आए हैं, पहले सबसे पहले इनको होता है कि टीवी के सामने आके मैं कुछ ना कुछ अपना इम्पोज कर दूं, है ना। फटाफट इन्होंने बिना मजदूरों के बारे में सोचे हुए पहले इन्होंने लॉकडाउन इम्पोज किया, ठीक है। पहले इनकी व्यवस्था तो करते ना कि हाँ अगर किसी ने जाना है तो 3 दिन देते हैं, 3 दिनों में इधर से उधर ट्रेन जाती है, बस जाती, जैसे मर्जी व्यवस्था करके अपना चले जाओ, क्योंकि बाद में पता नहीं कितना लंबा यह लॉकडाउन। बिल्कुल हरिंदर, और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि जो लॉकडाउन 17 तारीख को खोलने की बात सामने आ रही है वो भी 3 बजे बाद क्लियर हो जाएगा, जो आज मीटिंग होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों को जब आप कुछ बताएंगे ही नहीं, क्लियर इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी, तो वो कैसे विश्वास करे। उन्होंने तो यह विश्वास किया था कि 3 तारीख के बाद स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, लेकिन आप एकदम से 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मजदूर कहां जाएगा। आप सिर्फ लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, यह नहीं सोच रहे कि जो मजदूर घरों में बैठे हैं, किराए के मकानों पर हैं, वो कब तक मकान मालिक जो है वो किराया माफ करेगा और कब तक एक मजदूर भूखे पेट घर में रहेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका दिमाग, इनकी सोच जो होती है ना, हमारे से कई गुना ज्यादा होती है, मगर फिर भी इन्होंने पहले इस तबके के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं, ठीक है। ये कि ये लॉकडाउन पता नहीं लंबा जा सकता है, अभी दुनिया हंसेगी नहीं क्यों हमारे पे। पहले जब लॉकडाउन था इतना ज्यादा इम्पोज किया, ठीक है, उस टाइम केस बिल्कुल कम आ रहे थे। अभी जब खोलने लग गए हैं तो केस ज्यादा आ गए हैं, ये हास्यहीन बात नहीं होगी। बिल्कुल हरिंदर, लेकिन यह भी सोचना होगा ना कि लंबे समय तक सब कुछ हम बंद भी नहीं कर सकते। अगर सब कुछ हमने लंबे समय तक बंद रखा और कोई रियायत हमने नहीं दी, तभी भी लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य होती है, लॉकडाउन खुलता है तो आम इंसान के ऊपर ही टैक्स का बोझ पड़ेगा। इसलिए सरकार सभी बैलेंस करके चल रही थी, लेकिन जो गाइडलाइंस जारी की गई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किसी ने फॉलो नहीं की है। अभी जो आने वाला टाइम है ना जनाब, ये बहुत ज्यादा क्रूशल आएगा, बहुत ज्यादा क्रूशल आएगा। और
इसी वजह से ना ये मजदूर लोग जो है बहुत ज्यादा सरवाइव करेंगे। शुक्र करते हैं कि हमारे देश में इंसानियत है, एनजीओज हैं। मैंने अपने खुद देखा है सर आंखों के सामने कि एनजीओज कहीं या गुरुद्वारे लगा लो या मंदिर भी लगा लो, ये इनको भूखे अपना खाना दे रहे हैं, ठीक है जी। और फिर भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हरिंदर, वो शुरुआत में हमने वो तस्वीरें देखी थी जब लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड की शुरुआत हुई थी, उस वक्त स्थितियां बहुत अच्छी थी, तमाम लोग बाहर आ रहे थे जो तमाम संस्थाओं से जुड़े हैं, गुरुद्वारे का भी आपने जिक्र किया। लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि आम इंसान के पास खुद के लिए राशन नहीं है तो वो दूसरे की मदद क्या करेगा, क्योंकि लंबे समय से कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा है। कब तक इंसान सर्वाइव करेगा? एक लिमिटेशन होती है हर चीज की। 40-45 दिन आपने क्रॉस कर दिए हैं, स्थितियां फिर भी कुछ नहीं बदली, धरातल पर आज भी हालात जस के तस बने हैं। अब कैसे कौन किसकी मदद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये जो कोरोना वायरस का ये जो काल है ये चला जाएगा एक दिन जी। मगर फिर भी जो सबसे हमारा नाजुक तबका है ना, ये मजदूर तबका, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सोचने की नहीं सर, सोचते तो रहे नहीं। बिल्कुल हरिंदर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे पास तो भरपूर स्टॉक है राशन का और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आज हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर है। क्या समझें कि वो स्टेटमेंट जो था वो सिर्फ हवाई था, या फिर सरकार कोशिश कर रही है लेकिन धरातल पर वो रंग नजर नहीं आ रहा है, या फिर जो अधिकारी हैं वो इस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं कि अब मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है, या राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि सब अपना क्रेडिट लेने की होड़ में मजदूरों पर ये राजनीति कर रहे हैं? राजनीति ही ज्यादा हावी हो चुकी है। 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई जाती है, कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई जाती कि मिनिमम वेज सिस्टम आए इस दुनिया अपने इंडिया में और मजदूरों का जो जीवन है वो आगे ऊपर आए, ठीक है। विदेशी आते हैं लोग या कोई भी आता है यहाँ पे, ठीक है, वो देखते हैं कि कैसे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला तबका जो है सरवाइव कर रहा है। इनकी लिविंग स्टाइल देखिए, इनका रहने का स्टाइल देखिए। एक बिल्डिंग होती है, उसमें एक टॉयलेट होती है, 17-18 जाने एक ही टॉयलेट में जाके वो टॉयलेट करते हैं और इतना गंद, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। कैसे ये रह रहे हैं, कितनी मुश्किल लाइफ है इनकी। बिल्कुल हरिंदर, लेकिन अब जो गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, तमाम राज्य सरकारों को यह कह दिया गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई भी मजदूर सड़क या रेलवे ट्रैक पर नजर नहीं आना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी से उठाया गया ये कदम है कि अब मजदूर जो निकल रहे हैं उनको रोकना होगा, क्योंकि किरकिरी हो रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं? राज्य सरकारें जो हैं वो आगे अपने ऑफिसर्स कह देंगी, ऑफिसर जो हैं वो अपने जो नीचे रखे हुए हैं कर्मचारी उनको बोल देंगे, ठीक है। करते 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 जो मजदूरों तक जो चीज पहुंचेगी वो बिल्कुल वो कम पहुंचेगी, ठीक है। उनके बारे में कोई वो सोच नहीं रहा है। नहीं, लेकिन हरिंदर सवाल यह है कि मजदूरों को आप किसी कमरे में बंद तो नहीं रख सकते, आप उनको रोकने की बात कर रहे हैं। रोकना मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए। अगर आप उनको घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो कम से कम ये तो सोचिए कि 2 वक्त की रोटी उनको नसीब हो सके। उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई लग्जरी चीज नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल वही तो बात है ना, जैसे आप पहले बोल रहे थे, इनके बारे में पहले नहीं सोचा गया, ठीक है। बस लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया, हाँ, इनको अनदेखा करके जी, ये बहुत बुरी बात की है इन्होंने। चलिए हरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है और गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है ये वही मजदूर हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ शुरुआत से लेकर अब तक राजनीति हो रही है। आलम यह है कि इन मजदूरों के घर अगर राशन किसी ने पहुंचाया तो उसके साथ इतनी ज्यादा फोटो क्लिक हो जाती हैं कि फेसबुक पूरा भर जाता है उन्हीं फोटो से कि देखिए हमने आज राशन वितरित किया है। जरा उस मजदूर के पास जाकर पूछिए कि राशन उसके पास कितने बजे पहुंच रहा है और कितने दिन बाद राशन पहुंच रहा है। क्योंकि अगर मजदूरों से आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, तो उस मजदूर के दर्द को भी हमें समझना होगा। क्योंकि ये वो मजदूर हैं, कोई लग्जरी चीज सरकार से नहीं मांग रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि हमें फ्लाइट से सफर करवाइए, वो नहीं कह रहे हैं कि हमें एसी रूम में हमें जगह दीजिए, हमें शिफ्ट कर दीजिए। वो सिर्फ 2 रोटी की मांग कर रहे थे, लेकिन आलम यह हो चुका है कि अब 2 वक्त की रोटी वो भी उनको नसीब नहीं हो रही है। हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये धरातल की वो तस्वीरें जो उजागर करती है उन तमाम बड़े बड़े दावे और वादों को। जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के, गरीब तबके के नाम पर जो राजनीति होती है। हालांकि आज 3 बजे जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ आगे डिसीजन होगा इन मजदूरों को लेकर, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और सबकी नजरें टिकी हैं कि मोदी सरकार इसके बाद क्या कुछ स्ट्रैटेजी तैयार करती है आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है। अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में अगर लॉकडाउन खुलता है तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। लॉकडाउन खुलता है तो किन शर्तों के साथ मोदी सरकार खोलेगी? एक कॉलर है दिल्ली से, बादशाह खान है इस वक्त फोन लाइन पर। बादशाह खान जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर।
सर मैं ये कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास इस टाइम मैं टीवी में देख रहा हूँ, ये फेल हो चुका है। जी। और दूसरी चीज ये मैं कह रहा हूँ कि जो दिल्ली में राशन दिया जा रहा है आधार कार्ड पे, वो एक आदमी को 4 किलो दिया जा रहा है। ठीक है। गेहूं, क्या वो 1 महीने में 4 किलो ही खाएगा? तो कुछ पैसे हमारे केजरीवाल जी ने डलवाए थे जी टैक्सी ड्राइवरों के लिए, तो उस पर 5,000 रुपए डाले गए थे। नहीं, बादशाह खान जी आपको क्या लगता है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल तमाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भरपूर स्टॉक है। और अभी अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं मजदूरों को कि आप प्लान मत करिए, आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। क्या वाकई धरातल पर मजदूरों का ख्याल रखा भी जा रहा है या सिर्फ बातें हो रही हैं, हवा हवाई दावे किए जा रहे हैं? नहीं सर, केजरीवाल अपनी जगह ठीक है। अच्छा। मगर जो बीच में जो ये खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं ना, बीच के जो बिचौलिया है, जैसा 10 पैकेज आता है वहाँ, तो वो 10 के 10 जनता में नहीं बंटते हैं। अच्छा जी। वो पीछे बिचौलिए बैठे, वो पूरे अपने परिवार को ही दान में दे देते हैं उस सौदे को। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि किस अधिकारी को कितना राशन दिया है, और एक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, तभी गरीब तक लास्ट पंक्ति तक राशन पहुंच सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह खान जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी हैं इस वक्त फोन लाइन पर इंदौर से। गणेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो मजदूरों के प्रवास को लेकर है, इस पे पूर्ण रूप से सियासत ही चल रही है, क्योंकि हमें ये मजबूरन सोचना होगा कि आज आखिर मजदूर इतना विवश क्यों हो चुका है कि वो पैदल यात्रा करने को मजबूर हो चुका है, और अपने एक स्थान से दूसरे गंतव्य में पहुंचने के लिए कई दिनों की मशक्कत के बाद वो अपने घर को जाने के लिए मजबूर हो चुका है। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरकारें हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं अपनी सियासत सिर्फ चमकाने की राजनीति चल रही है, पर एक्चुअल में जो मजदूरों तक जो चीजें पहुंचना चाहिए वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसी राजनीति चमकाने के दौर में अगर इस तरीके से चलता रहा तो लंबे समय तक तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरीके से मजदूरों के हालात बद से बदतर अगर होंगे तो आने वाले वक्त में ये सबके लिए संकट है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये काम करते थे, लॉकडाउन खुलता है तो वहां पर लेबर की कमी पड़ेगी, और इन मजदूरों के साथ अगर ऐसा बर्ताव कोई भी सरकार करती है, किसी भी राज्य की सरकार करती है, तो किस तरीके का मैसेज वो इन मजदूरों को भेज रही है। क्योंकि ये मजदूर इस वक्त ना तो पैसा मांग रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि हमें कुछ लग्जरी चीज चाहिए, ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी हमें नसीब हो जाए तो वो एक जगह रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार अब जिस तरह से ट्रेनें चला रही हैं, बसों का अरेंजमेंट कर रही हैं, ये सब कुछ अगर पहले किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जी बिल्कुल, मैं इस बात से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो चीजें आज चलाई जा रही, अगर यही चीज करनी थी तो ये चीजें अगर पहले की जाती तो मजदूर इतना विवश नहीं होता। और निश्चित तौर पे जो देश की हालात अब जो बिगड़ने की कगार पर है, अगर हम उसको कोरोना से लेकर भी जोड़े तो कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक हो भी सकती है, क्योंकि इतनी मात्रा में इतनी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होना, और आज मजदूर अगर विवश हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं वजह सिर्फ और सिर्फ सरकारें ही हैं। बिल्कुल गणेश, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पार्ट लोगों को पढ़ाते हैं। सरकार बार बार ये कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, लेकिन जो मजदूर ट्रकों में भर भर कर जा रहे हैं, जो मजदूर ट्रैक पर सोने के लिए मजबूर हैं, क्या सरकार की नजर उन मजदूरों पर नहीं जाती? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? उनको लेकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। तब ख्याल आता है जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, तब मजदूरों का ख्याल आता है, बहुत जल्द उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, उनकी वोटर ID बन जाती है। लेकिन आज जब वो रो रहे हैं, भारत का मजदूर रो रहा है, तो उस पर किसी की नजर नहीं है। सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करवा देती है, ऑनलाइन टिकट की शुरुआत करवा देती है, विदेश में जो फंसे हैं बाहर भारतीय, उनको लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट रवाना कर देती है। क्या सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है मजदूरों को लेकर? जी मैं वही बोलना चाहूंगा, कहने का तात्पर्य वही है कि जब तमाम मीडिया संस्थानों के माध्यम से ये बातें मजदूरों के लेकर बातें चली, और उनकी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो मीडिया के माध्यमों से राजनेताओं को पता चली, उसके बाद ही ये लोग एक्टिव नजर आए। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश की बात करो तो यहाँ एक सरकार अपनी एक पार्टी अपनी सरकार बचाने में उस समय लगी हुई थी, और अगर एक दूसरी पार्टी की बात करें तो वो अपनी सरकार बनाने में लगी हुई थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलताएं, जिसकी वजह से आज मजदूरों को ऐसी विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है और उनको मजबूरी की दौर से गुजरना पड़ रहा है।
बिल्कुल, चलिए गणेश तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। हरविंदर सिंह हैं हरियाणा से इस वक्त फोन लाइन पर। हरविंदर सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सत श्री अकाल जी। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ऐसे मजदूर तो बेचारे जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट या नेता कोई सामने आके इनको बताए भी क्या करना है। जी जी इनका तो भरोसा टूट गया है, ये तो बेचारे पैदल जा रहे हैं। लेकिन हरविंदर सिंह जी अब तो बात ये भी सामने आ रही कि इन मजदूरों को जाने की परमिशन भी ना दी जाए, यानी कि अगर ये निकल रहे हैं तो उनको रोका जाए, ना तो ये सड़क पर नजर आने चाहिए ना ही ये ट्रैक पर नजर आने चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारे पास से ये गुजरते हैं या यमुनानगर जाकर इनको रोकते बेचारे को, फिर वहां हम भाड़ा छोड़ देते हैं। ये इनके तो पैर सूज गए। मेरा फार्म है सामने सड़क पे, रोज 150-200 मजदूर पैदल जा रहा है। नहीं हरविंदर सिंह जी, लेकिन कब तक ये चलेगा? क्योंकि सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमारे पास राशन का भरपूर स्टॉक है, राशन की कमी नहीं है, लेकिन राशन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है, मजदूरों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है। ये तो भूखे मर रहे हैं बेचारे। इनको तो ना कोई नेता सामने आ रहा है ना कोई गवर्नमेंट साहब, इनके वादे झूठे हो गए हैं। जी, लेकिन हरविंदर सिंह जी आपको क्या लगता है, क्या तालमेल की कमी है? क्योंकि जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो राज्य सरकारों ने फॉलो नहीं की है, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार किसी और की है और राज्य में कोई दूसरी सरकार है तो वहां भी मनमुटाव की स्थिति के चलते आम इंसान को पिसना पड़ता है। या वो हरियाणा में तो बीजेपी है, ऊपर सेंटर में इधर भी तालमेल नहीं है इनका। ये तो तालमेल कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये तो पंजाब में चलो हम सोच रहे हैं अभी कांग्रेस ठीक है तो। लेकिन हरविंदर सिंह जी आपको क्या लगता है, क्योंकि 17 तारीख बहुत नजदीक है, 17 तारीख आने वाली है, आज 11 तारीख हो चुकी है, लॉकडाउन खुलने की बात सामने आ रही है, आपको लगता है कि सरकार को लॉकडाउन खोल देना चाहिए अब? इनको तो गाड़ी लगा के इनका जी करे तो घर जाए, नहीं हरविंदर सिंह जी मैं लॉकडाउन के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं कि लॉकडाउन खुल जाना चाहिए? लॉकडाउन तो खुलेगा ही नहीं, जो हालात हमारे देश में। तो फिर कैसे चलेगा अगर लंबे समय तक कामकाज ठप रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मजदूर जो हैं वो बिल्कुल अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि काम नहीं रहा तो अब घर में राशन तक खत्म हो चुका है। लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। ये तो गवर्नमेंट को कोई भरोसा देना चाहिए ना इनको। इनका तो भरोसा ही उठ गया। मैंने बात की है मजदूरों से, इधर निकलते हैं मेरे फार्म से तो मैंने हजारों इनसे बात की है। बिल्कुल हरविंदर सिंह जी आप हरियाणा से हैं, लेकिन जब हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, वो कितने गंभीर हैं और किस तरीके से इंतजाम ऐसे किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो? हरियाणा में मेरे को कुछ नहीं दिखा। हरियाणा में वैसे ही ये अभी तो कोरोना हरियाणा में इतना फैला नहीं है। इतना भी गवर्नमेंट का जो भी है, यहाँ कोई सरपंच था उसने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं आया, ना कोई छिड़काव किया है, ना कोई ये स्वास्थ्य दिया है, ना किसी को खाना दिया है। ये बस झूठे वादे थे। जी जी चलिए हरविंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो मेरे देश को रुला रही हैं। ये मेरे देश के मजदूर हैं जो आज ये बता रहे हैं कि आज सरकार इनको लेकर कितनी गंभीर है। प्रवासी मजदूरों पर सियासत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारें इनको लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की यह बात है कि जो बाहर विदेशों में भारतीय फंसे हैं उनको लेने के लिए भारत से बाकायदा फ्लाइट जाती है एयर इंडिया की, उनको लाया जाता है, लेकिन ये मजदूर जो लंबे समय से कई किलोमीटर सफर तय कर रहे हैं, अब तक सरकार की नींद नहीं टूटी, इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। अगर वक्त रहते सरकार की तरफ से इनके लिए कदम उठाए जाते तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। भले ये कहा जाता है कि सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए या ट्रैक पर नजर नहीं आने चाहिए, इनकी मजबूरी है। सड़क पर ये इसलिए नहीं जाते क्योंकि पुलिस इनको रोकेगी टोकेगी, मुश्किलें इनके सामने खड़ी हो जाएंगी। ट्रैक का रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि कोई पुलिस वाला वहां पर मुस्तैद नहीं होगा और बहुत इजीली तरीके से ट्रैक के रास्ते ही अपने घर पहुंच सकेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि थकान इतनी ज्यादा थी कि ट्रैक पर अगर आराम करने के लिए सोए तो एक मालगाड़ी रफ्तार के साथ आती है, कई मजदूरों को वो कुचलती भी आगे चली जाती है, लेकिन फिर भी सरकार इनको लेकर गंभीर नहीं है। यह प्रेशर है, दबाव है, जो अब स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। एक कॉलर है बदायूं से, अरविंद कुमार हैं। अरविंद कुमार जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी नमस्ते। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। अरे सर ये सब दिखा रहे हैं, मतलब जो है प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छा थोड़ी ना दिया, ना मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे हैं। ये तो धिक्कार है इन लोगों पे कि मतलब जो है इतना इन्होंने वो कर दिया देश को, मतलब जो मजदूर के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मेरे लिए आज तक राशन नहीं मिला, मैं और दूसरे की क्या मानता हूँ। जी जी लेकिन अरविंद कुमार जी तमाम सरकारें तो ये कहती हैं कि हमारे पास तो भरपूर स्टॉक है, जो भी मजदूर है वो ट्रैवल ना करे, जाए वहीं पर रहे, उसके घर घर तक राशन पहुंचेगा। टीवी पे दिखा रहे हैं मगर सामने मतलब कुछ नहीं है।
क्योंकि 80 किलोमीटर जाकर 40 किलोमीटर जाकर मैं खुद सामान लेके आया हूँ वहाँ से। जी जी बिल्कुल परेशानी है, आम लोगों के सामने परेशानी है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये धरातल की तस्वीरें हैं जो उन दावों को खोलती भी नजर आ रही हैं जो राज्य सरकारों की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। सीडी शर्मा है पंजाब से। सीडी शर्मा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ऐसे है जो ये मजदूर है, ये जो लेडीज है, बच्चे हैं, ये सब राम सीता और लव कुछ है, इनका किसी ने सोचा नहीं है। असली राम सीता लव कुछ है जो नया इंडिया का नजर आ रहा है। अगर इनका अरेंजमेंट पहले लॉकडाउन से पहले इनको 10-10 हजार रुपया महीना वही दे देते, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका सैलरी डिडक्ट करके इनके अकाउंट में डालते, आज मुल्क की हालत ये नहीं होती। बिल्कुल सीडी शर्मा जी, लेकिन पैसों की बात तो बहुत दूर की बात है। आप 10-10 हजार का जिक्र कर रहे हैं, इनको तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। आलम यह है कि अगर 2 वक्त की रोटी मिली होती तो आज ये पैदल सफर करने के लिए मजबूर नहीं होते। पहले लॉकडाउन से पहले इनके अकाउंट में वही डालते, यहाँ से ये काम कर रहे थे, यहाँ ये काम कर रहे थे, वही उनके अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती। जी जी बिल्कुल सीडी शर्मा जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि मजदूरों को लेकर जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है वो महज एक फॉर्मेलिटी है, एक छलावा है मजदूरों के साथ? क्योंकि 17 तारीख को अब लॉकडाउन खोलने की बात सामने आ रही है, उसमें भी ये तमाम मजदूर बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि पता नहीं 17 तारीख को खुलेगा भी या फिर नहीं खुलेगा, कहीं 3 तारीख की तरह इसको आगे एक्सटेंड न कर दिया जाए। ये कहां जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है, ना ही इनको जागरूक किया जा रहा है। तो कोई बाहर नहीं आते हैं। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट करती, जो सेक्रेटरी वगैरह लेते हैं, मैं भी पेंशन हूँ, मैं भी 10,000 महीना कटवा सकता हूँ। ये सब मिनिस्टर जितने सबके पैसे काट के इनके अकाउंट में डालते, पहले फिर लॉकडाउन लगाते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सीडी शर्मा जी, आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूं, पूरे देश में गुस्सा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो आक्रोश है और वाकई इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा आता है कि मेरे देश का मजदूर आज रो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन विदेशों में फ्लाइट चली जाती है उन भारतीयों को लेने के लिए जो विदेशों में फंसे हैं। हालांकि उनको हम ये नहीं कहते हैं कि उनको ना लाएं, लेकिन इन मजदूरों के बारे में भी सरकार को सोचना था। ये वो मजदूर हैं जो उतना ही कमाते हैं और उसी कमाई से ये अपने घर में राशन लाते हैं, लेकिन लंबे समय से कामकाज ठप है, तो क्या इन पर बीत रही होगी। सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन धरातल की तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं और आज ये तस्वीरें सबके सामने हैं। लेकिन सरकार को अब सोचना होगा कि राजनीति छोड़कर तालमेल की कमी जो सामने आ रही थी उसको दरकिनार करते हुए इन मजदूरों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यही मजदूर एक नींव है भारत की। अगर भारत की नींव रो रही है तो भारत भी रोएगा, और जो संकट लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बारे में भी हम सबको सोचना होगा। बार बार एएनबी न्यूज के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं कि सबके सहयोग की जरूरत है, सबका सहयोग होगा तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।